स्वागत है बच्चों आपका द स्टेट डेटा पर। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2। इससे पहले हम पालमपुर गांव की कहानी जो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग का अर्थ क्या हुआ? मानव संसाधन, यानी कि मानव को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना। मानव एक संसाधन कब बनता है? मानव एक संसाधन तब बनता है जब उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके कौशल पर जो है कार्य किया जाए, तो वो जो है मानव एक संसाधन के रूप में जो है कार्य करता है। इस तरीके से जैसे एक डॉक्टर पे जो है उसके स्वास्थ्य या उसकी शिक्षा पर जो है पैसे खर्च हुए, उस और उन्हें वो कौशल प्रदान किया गया। किस चीज के लिए? डॉक्टर मतलब एक पेशेंट किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से ऑपरेशन करना है, तो वो एक मानव संसाधन बन गए फिर डॉक्टर। इसी तरीके से टीचर, इसी तरीके से इंजीनियर, ये सभी जो है मानव संसाधन बन गए। तो मानव एक संसाधन के रूप में किस तरीके से होगा, यही जो है इस चैप्टर में बात की गई थी। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यही जो हम बात कर रहे थे संसाधन के रूप में जो लोग हैं, इससे हम समझते क्या है कि संसाधन के रूप में लोग का अर्थ है मानव संसाधन, जिसमें हमने बात की कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा और उसको जो है वो स्किल जो है यानी कि कौशल सिखा दिया जाए कोई, तो वो मानव जो है एक संसाधन के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। और वहीं जो है उसके पास ये योग्यता नहीं है, तो वो जो है हमारे देश के लिए जो है एक तरीके से जो है वो संसाधन नहीं रहता। पर संसाधन अगर जैसे आप देख रहे हैं ये सारे, एक जो है टीचर है, एक जो है आपके जो शेफ हैं, शेफ के साथ या फिर जो रेस्टोरेंट में जो सर्व करते हैं वो एक जो डॉक्टर हैं, जो दांतों के डॉक्टर हैं, उसी तरीके से एक जो है खाना बनाने के लिए जो है शेफ हैं, लॉयर हैं या ये जज हैं, ये जो है सेल्समैन हैं, आपके जो हैं जो सैलून जो होते हैं उसके अंदर जो है डॉक्टर हैं, फिर आपके जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, इसी तरीके से ये भी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इंजीनियर या फिर एक जो है सारे जो टूल्स देख रहे हैं। तो ये सभी जो है इन स्किल्स में परफेक्ट हैं, तो ये एक मानव संसाधन बन गए। जब इनके पास स्किल हुई, उसकी एजुकेशन प्रोवाइड की गई, उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, तो मानव एक संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गया। आइए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग का क्या अर्थ है? अर्थ ये है जी कि उसमें जो है जब हम जो है मानव के अंदर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो देश की आर्थिक जो वृद्धि और विकास में योगदान करने वाला जो मानव संसाधन बन जाते हैं। तो अगर जो है हम स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके कौशल पर निवेश करते हैं, उससे क्या कर रहे हो? मानव संसाधन बन रहा है। वो क्या करेगा? वो हमारे जो अब जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं या फिर जो लॉयर हैं, लॉयर यानी वकील, जज हैं, एक इंजीनियर है, एक जो है आपके शेफ हैं, टीचर हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? ये देश की आर्थिक वृद्धि में जो है सहयोग करते हैं, विकास में सहयोग करते हैं, तो वो मानव संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग देश की कार्यशील आबादी, जो कार्य कर रही है वो वाली आबादी, उनके मौजूदा उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में संबोधित किया जाता है कि उनकी जो उत्पादन कौशल क्या है और उनकी क्षमता क्या है, इसके रूप में जो है क्या किया जाता है? संदर्भित किया जाता है। तो यही है संसाधन के रूप में लोग, यानी जो एक व्यक्ति है उसको कौशल मिले, इसको स्वास्थ्य पे उसके निवेश किया जाए और उसको एक कौशल सिखाया जाए, तो वो एक मानव संसाधन बनता है जो कि देश के विकास में सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसी अन्य संसाधनों से भिन्न कैसे है? देखिए, ये जमीन है और ये जो है आपकी पूंजी जो भी आप लगाएं उनसे भिन्न किस तरीके से है मानव? देखिए, चाहे पूंजी हो चाहे भूमि हो, सॉरी आपके पास पूंजी होगी, भौतिक पूंजी होगी, आपके पास भूमि होगी, इसका उपयोग कौन करेगा? इसको जो है एक तरीके से जो है संसाधन, इन संसाधनों का यूज कौन करेगा? इसको यूज करेगा मानव। तो मानव संसाधन किस तरीके से भिन्न है? क्योंकि मानव ही इनका प्रयोग करके इनसे जो है कुछ अन्य निर्माण करने वाला है, तो मानव जो है इनसे इस तरीके से भिन्न है। जैसे मानव संसाधन अन्य संसाधनों से अलग क्यों है? क्योंकि इंसानी भूमि और जो पूंजी है आपका बेहतर उपयोग कर सकता है, क्योंकि मानव ही इसका उपयोग अच्छे से कर सकता है।
मानव ने ही जो है बिल्डिंग बनाई, मानव ने सड़क बनाई, मानव ने पुल बनाए, मानव ने बिजली बनाई, ये सभी कार्य किसने किए? मानव ने किए। जमीन जो है और आपके पास पूंजी तो है, पर उसका प्रयोग कौन करेगा? मानव ही उसका बेहतर प्रयोग करेगा। भूमि और पूंजी तब तक बेकार है जब तक मानव संसाधन उनका उपयोग ना करे। तो मानव संसाधन जब तक उनका उपयोग नहीं करेगा तब तक वो भूमि और पूंजी बेकार है। यही कारण है कि मानव संसाधन को अन्य संसाधनों से क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मानव संसाधन ही इनका उपयोग करने वाला है, चाहे वो भूमि हो चाहे पूंजी हो। उनका जो है अगर उन्हें जो है अलग थलग रख दिया जाए और मानव उसका उपयोग ना करे तो बेकार है। पहला जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। अब जैसे हमने बात की मानव पूंजी निर्माण में 3 चीजों का सहयोग योगदान की बात की हमने। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा उसे कौशल। तो अब इसी में बात की, अब शिक्षा को समझाओ कि शिक्षा किस तरीके से क्या भूमिका निभाती है। देखिए शिक्षा से क्या जलने वाली है? बत्ती जलने वाली है। हाँ, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बत्ती जलने वाली किसकी? मानव की बत्ती जलने वाली। कैसे बत्ती जलेगी भाई? तो वो जो है वो शिक्षा जो प्राप्त करेगा उसकी जो इंटेलिजेंस जो बढ़ेगी उस चीज को लेकर, उससे उसकी बत्ती जलेगी। किस तरीके से जलेगी अब आगे हम जानते हैं। शिक्षा मानव संसाधन विकास करने में क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण मानव पूंजी के निर्माण में सक्षम बनाता है। यानी अगर उसे उस व्यक्ति को उचित शिक्षा मिलेगी जिस क्षेत्र में उसे कार्य करना है तो वो जो है उसे सक्षम बनाएगी। और एक शिक्षित आबादी एक परिसंपत्ति संसाधन है। अगर शिक्षित आबादी होगी तो वो जो है एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी। शिक्षा व्यक्तिगत उत्पादकता की मात्रा और गुणवत्ता। देखिए शिक्षा क्या करेगी? व्यक्तिगत जो उत्पादकता की मात्रा है उसे बढ़ाएगी और उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी, दोनों को ही इंक्रीज करेगी शिक्षा। और जो बदले में अर्थव्यवस्था, और लास्ट में जब क्या होगा, अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो क्या होगा? उससे मानव का विकास होगा, यानी अर्थव्यवस्था का विकास होगा साथ के साथ, और इससे देश का जो देश है वो भी विकसित की तरफ बढ़ेगा। ये लोगों के व्यक्तित्व और राष्ट्रीय चेतना की भावना को भी जो है विकसित करता है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तो होगा। देखिए शिक्षा क्यों जरूरी है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा जी। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वालिटी भी इंप्रूव होने वाली है। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्वांटिटी इंक्रीज होगी। शिक्षा क्यों जरूरी है? कि इससे जो है हमारे जो देश का आर्थिक विकास है वो भी होने वाला है। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि जो है ये एक महत्वपूर्ण घटक है मानव संसाधन का। उचित शिक्षा जो अगर मिलेगी तो मानव पूंजी के निर्माण के लिए जो है सक्षम बनाएगी, और ये जो है एक शिक्षित आबादी होगी तो वो परिसंपत्ति कहलाएगी, एक संसाधन कहलाएगी। तो ये सभी जो कारण है ये आपकी शिक्षा के समर्थन में कि मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो अब आप लिख सकते हैं शिक्षा की क्या भूमिका है। अब इसी तरीके से जैसे हमने बात की कि शिक्षा की क्या भूमिका है मानव पूंजी के निर्माण में, इसी तरीके से अब यहाँ पे हमें बात करनी है स्वास्थ्य की क्या भूमिका है जी मानव पूंजी के निर्माण में। तो हेल्थ की क्या भूमिका है? अगर आप देखें तो हेल्थ की क्या भूमिका रहेगी? एक स्वस्थ व्यक्ति, जैसे एक वो भी है श्लोक कि एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर ही, सॉरी, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निवास होता है। यानी कि अगर आपका शरीर जो है स्वस्थ है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी जो बॉडी है वो फिट है, तभी जो है आपका जो ब्रेन है वो हेल्थी रहेगा। अगर आप बीमार पड़ते रहेंगे, आप जो है किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप जो है अपने जो ब्रेन है उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप जो है कुछ चीजें नहीं सीख सकते, नहीं आप नए क्वेश्चन नहीं सीख सकते। तो वो जो है आप समझ रहे होंगे कि हेल्थ की क्या भूमिका है। तो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भी भूमिका होती है। कैसे? अच्छा स्वास्थ्य क्या करेगा? कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य होगा आपका तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, वो क्षमता भी बढ़ाता है आपका। और स्वास्थ्य यदि व्यक्ति का जो है लंबे समय से स्वस्थ है तो लंबे समय तक कुशलता से कार्य कर सकता है, जिससे उसकी उत्पादकता और आमदनी। अब देखिए अगर व्यक्ति जो है स्वस्थ है और लंबे समय से स्वस्थ है, ठीक है, फिट है एकदम, तो क्या करेगा? वो उतना ही ज्यादा काम कर पाएगा और उससे क्या होगा? प्रोडक्शन भी उतना ही अच्छा होगा। अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो साथ साथ उसकी क्या हो रही है? उसको इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि अगर वो कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, उससे जो है उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी और उसके लिए इनकम मिलेगी, इनकम भी जनरेट होगी, बढ़ती है। और वहीं हम बात करें, एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और एहसास करने में सक्षम होता है कि वो जो है अपनी पूरी जो उसका पोटेंशियल है उसकी पूरी क्षमता के हिसाब से काम करता है। और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक परिसंपत्ति बन जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उस कार्य के लिए, उस कार्य से संबंधित,
आप उसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी अहमियत बढ़ती चली जाती है, आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज का, तो अर्थव्यवस्था के लिए आप परिसंपत्ति बन जाते हैं, आप एक जो है रिसोर्स बन गए हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता का एहसास करने में सक्षम नहीं होता, एक अस्वस्थ व्यक्ति के साथ होगा कि वो सक्षम नहीं है कि वो कितना कार्य कर सकता है उसके पोटेंशियल में, क्योंकि वो जो है अपनी उस बीमारी से ही अलग नहीं हट पाएगा। और अर्थव्यवस्था के लिए क्या बन जाएगा, एक दायित्व बन जाएगा कि उस वो जो है लाइबिलिटी बन जाएगा एक, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन में कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा पर वो लाइबिलिटी बन गया हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, वो उस अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग नहीं कर पा रहा। तो आप समझ रहे होंगे कि स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपनी जो आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जो है अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। तो आप जब पढ़ाई से कोरिलेट कर पा रहे हैं तो वहीं जो है मानव संसाधन के रूप में अगर मानव कार्य करना चाहता है तो स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए। तभी एक कंपनी में अगर किसी व्यक्ति को काम करना है तो अगर बीमारी बढ़ता रहेगा तो छुट्टी लेता रहेगा, वहां पे काम ही नहीं कर पाएगा, तो उससे उसकी इनकम भी कम हो रही है। और जो है अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो वो उसमें भी सहयोग नहीं कर पा रहा। वहीं जो है एक स्वस्थ व्यक्ति वो डेली ऑफिस जाएगा, डेली कार्य करेगा, और उसकी जो आप एक्सपीरियंस देखें तो वो भी बढ़ता चला जाएगा, उसमें माहिर हो जाता चला जाएगा उसमें, और उसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका क्या होगा, मोशन होगा। अब किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं इससे रिलेटेड कि एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसके क्या वो जो है कामयाब नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जो है अपने स्किल्स पे काम करता रहेगा, वो जो कार्य कर रहा है उसे पूरी वो अपनी पोटेंशियल यानी अपना जितना भी उसका पोटेंशियल है उसके हिसाब से काम करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का प्रयास करेगा, उससे उसकी इनकम भी अच्छी जनरेट होगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा वैसे वैसे उसका प्रमोशन भी होता चला जाएगा, उससे उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो उसके कामयाब होने के लिए जो है स्वास्थ्य की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। जैसे स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करेगा तो मेहनत करने, लक्ष्य प्राप्त करने और सफल करियर बनाने में जो कि मदद करता है। अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आप मेहनत अच्छे से कर पाएंगे तो आप जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और सफल करियर आप बनाने में आपको मदद मिलेगी। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता का एहसास करने में मदद करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देता है, और व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे उसकी कार्यकुशलता से जुड़ा होता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी कार्यकुशलता पे भी प्रभाव पड़ेगा, आपकी कार्यकुशलता अच्छी होगी। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपकी कार्यकुशलता में कमी आएगी, मतलब जो आप पहले कार्य कर रहे थे उसमें कमी आएगी, क्योंकि आप जो है शरीर अपने स्वास्थ्य से जो है स्वस्थ नहीं है, यानी कि आप बीमार हैं, तो आपकी जो है जो कार्य पहले कर रहे थे उसमें कमी आएगी। एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में जो है स्वस्थ व्यक्ति अधिक कुशलता से और अधिक उत्पादकता के साथ जो है काम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है तो आप खुद भी देखिए, कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डेली जो आप कार्य कर रहे होते हैं आपके उसके कार्य में कमी आ जाती है, या तो आप जो है बहुत कम कार्य कर पाते हैं या फिर ना के बराबर कार्य पे आ जाते हैं। और वहीं जब आप स्वस्थ होते हैं तो वो डेली वाले तो काम कर ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ और भी अगर कुछ काम मिल रहा है आपको वो भी कर लेते हैं आप इजीली। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आपकी जो कुशलता है वो बढ़ती चली जाती है। पर वहीं जो है जो एक अस्वस्थ व्यक्ति होगा उसकी कुशलता में भी कमी आती है। तो ये हुआ आपका ये क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से रिलेटेड, कि उसमें जो है किस तरीके की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है, जैसे आप फोटो भी देख रहे हैं कि हम जो है पशुपालन करते हैं, जो है डेयरी से रिलेटेड किसी में आएंगे, कृषि करते हैं। सबसे मेन तो कृषि हुआ, फिर पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, ये सब किस में आते हैं, ये सब जो है आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो जी सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है जी, जो प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद हैं, जैसे कि जो है कृषि से उत्पाद आया, बीज आए, मतलब गेहूं आया, गेहूं से क्या हुआ, गेहूं गया फैक्ट्रीज में जो है उसको जो है आटे में कन्वर्ट करके और उसको पैक करके आपके घर तक भेजा गया। तो अब जो है ये क्या हो रहा है, सेकेंडरी, यानी कि विनिर्माण उद्योग, इसे जो है विनिर्माण उद्योग बोलते हैं, कि इसमें क्या हो रहा है, उसका ही निर्माण किया जा रहा है, जो कि प्राइमरी सेक्टर है उसका विनिर्माण करके जो है इसको विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को। फिर तृतीय क्षेत्र पर आ जाते हैं। अब ये जो बना हुआ चीज बनाई गई, ये जो द्वितीय क्षेत्र में इसे पहुंचाने के लिए अब जो है आपके शहर में आपके घर तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम भी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, अगर आपको इससे दिखाई ना दे रहा हो यहाँ से लिख देता हूँ,
इसे ही हम बोल देते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर ये क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है? बैंकिंग से रिलेटेड हो सकती है, ये जो है बैंकिंग से रिलेटेड हो सकती है, और क्या हो सकती है जी, और पोस्ट ऑफिस अगर आप देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस में भी वो भी जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सभी क्या है? ये सभी सर्विसेज हैं जो कि आपको टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। इसके हिसाब से अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जो है प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं वो तो 50% से ज्यादा है, पर अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो तीनों सेक्टर्स में जीडीपी जो है प्राइमरी सेक्टर की सबसे कम है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की फुल फॉर्म हुई सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो है प्राइमरी सेक्टर का सबसे सहयोग कम है, इन दोनों का लगभग बराबर है, और इसका सबसे ज्यादा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। परंतु इसमें अगर देखें टर्सरी सेक्टर में जो लोगों की तादाद है वो इतनी नहीं है, परंतु इसका जीडीपी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आगे अगर हम भविष्य में देखें तो ये जो है हमारा जो टर्सरी सेक्टर है इसमें जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है, कौन कौन सी क्रिया की जाती है वो हमने बताया। अब जो है आपने आंसर में भी देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राथमिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित है, जैसे इसमें कृषि की जाती है, वानिकी की जाती है, पशुपालन हमने बात की, मछली पकड़ना भी, मुर्गी पालन भी इसी में आता है, खनन भी इसमें आता है और उत्खनन भी इसमें आता है। माइनिंग जो होती है, माइनिंग से रिलेटेड भी इसी में आता है। माइनिंग भी जी याद रखना, आप प्राइमरी सेक्टर में आता है, भूल मत जाना, क्योंकि ये जो है गड़बड़ कर सकता है। तो माइनिंग आपको याद रखना है कि ये भी इसी में आता है प्राइमरी सेक्टर में। फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है जी? सेकेंडरी सेक्टर में आपकी जो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण जो होता है उसका गतिविधि शामिल होती है। क्षेत्र को विनिर्माण, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं जो उपज आई उसी का ही विनिर्माण किया जा रहा है, इसीलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है जी? विभिन्न सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की सहायता प्रदान की जाती है। जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे व्यापार, इसका परिवहन, उसका संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बीमा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के उत्पादक हैं, उदाहरण हैं सॉरी। तो टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? टर्सरी सेक्टर में बैंकिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये सभी जो चीजें हैं, बीमा से रिलेटेड, इस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ये सभी जो चीजें हैं वो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, यानी कि जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये सभी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण समझ में आए होंगे क्या क्या होते हैं। अब आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में भी, बाद में आराम से आप जो है इसको तो आप आराम से याद करके इजीली जो है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बेहतरीन लिखिएगा, क्योंकि आपको जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्योंकि बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे। आप अपना आंसर अगर आए आपके पेपर में बहुत अच्छे से लिखिएगा। अगले पे चलते हैं। देखिए दो तरीके की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब इसमें अंतर क्या है? आप फोटो जो पीछे देख रहे हैं, देखिए दोनों में एक ही कार्य हो रहा है, दोनों में जो है एक ही कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है जी? जो फूड है वो बनाया जा रहा है ना, क्या हो रहा है? खाना बनाया जा रहा है। पर खाना एक तरफ जो है उसके लिए इनकम मिल रही है, एक तरफ इनकम नहीं मिल रही है। एक तरफ वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी, एक तरफ गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तो दोनों में खाना बन रहा है, एक घर पे बना रहे हैं खाना, एक जो है रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें इनकम मिल रही है, इसके लिए इन्हें इनकम नहीं मिल रही है। आपको क्लियर हुआ होगा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। अब चलते हैं राष्ट्रीय आय में मूल्य जोड़ने वाली गतिविधियों को आर्थिक क्रिया, जो नेशनल इनकम में मूल्य जोड़ने यानी वैल्यू जिनकी ऐड हो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और वहीं जो है इनके क्या दो भाग होते हैं, एक बाजार गतिविधि और गैर बाजार गतिविधि। भुगतान या लाभ के लिए उत्पादन और स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, ये दोनों ही चीजें जो है राष्ट्रीय आय में काउंट होती हैं। एक जो है स्वयं के उपभोग के लिए हम जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक जो है बाजार के लिए जो कर रहे हैं भुगतान के लिए, लाभ के लिए, वो दोनों ही चीजें क्या आ जाती हैं? राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। तो गैर आर्थिक गतिविधि क्या होती है जी? ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं करती हैं। और उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति घरेलू काम करता है, जो घर में जैसे घर में जो काम किए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं हो रहे हैं,
क्यों? क्योंकि वो जो है आर्थिक क्रियाएं नहीं है, वो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। वहीं जो है एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले जो है जो शेफ हैं, उनकी जो इनकम भी होती है तो वो राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। आर्थिक गतिविधि दो प्रकार की होती हैं, एक बाजार गतिविधि और गैर बाजार गतिविधि। बाजार गतिविधि जो है लाभ कमाने के लिए की जा रही है और गैर बाजार गतिविधि स्वयं के उपभोग के लिए की जा रही है। आपको क्लियर हुई होंगी आर्थिक क्रियाओं और गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में। और आर्थिक क्रियाओं के दो टाइप के बारे में भी, बाजार और गैर बाजार, जिसमें एक में जो लाभ के लिए की जा रही है और एक में स्वयं के उपभोग के लिए की जा रही है। तो ये हुआ आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्य में नियोजित की जाती हैं। तो महिलाओं को जो है कम वेतन क्यों दिया जाता है? इसका जो है बहुत सारे कारण हैं कि महिलाओं को जो है कम वेतन क्यों मिल रहा है। देखिए, इसका जो है हमारा समाज भी है एक कारण, जिसमें जो है असमानता की भावना है। जैसे शिक्षा को लेकर जो है असमानता, एक जो है बच्चे में जो है दोनों में भेदभाव करना, एक लड़के और लड़की में। देखिए, शहरों में तो अब ये भेदभाव नहीं है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पर ये जो इनकम वाला है, अब जैसे जो रोजगार के क्षेत्रों में देखें तो अभी भी जो है अगर वो 50-50% रेशो हो जाए, महिलाएं 50% रहें, अगर वो 100% है उसमें 50% महिलाएं हो, 50% पुरुष हो, तो ये जो भेदभाव है, आय की असमानता, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर भी जो है एक कमी है इसी के कारण, और बहुत सारी जो रूढ़िवादिता है हमारे समाज में महिलाओं को लेकर, वो भी एक कारण है, जिसमें जो है हम उन्हें जो सक्षम नहीं मानते इस जो है व्यवसायों में, कुछ व्यवसायों में, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम होती है। परंतु वे जो है बराबर की हिस्सेदार हैं और वो जो है पुरुषों के समान ही सक्षम होती हैं, उसमें भी कार्य भी वो उतने ही समान रूप से करती हैं। पर फिर भी जो है हमारे समाज की रूढ़िवादिता जो है उन्हें इनकम कम देती है जितना वो कार्य कर रही है। अब जैसे शिक्षा और कौशल, अब जान लेते हैं कि क्या कारण है शिक्षा और कौशल, कि बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख साधन होते हैं। देखिए, शिक्षा और कौशल, आपको दो चीज आनी चाहिए। अगर आपको बाजार में कोई भी कार्य करना है या फिर आपको जो है कोई जॉब करनी है, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए, यानी कौशल होना चाहिए। तो लैंगिक भेदभाव के कारण तो लैंगिक यानी कि जो हमारे जेंडर बायसेस हैं, कि जो एक पुरुष के लिए क्या रखा गया और वही महिलाओं के लिए क्या रखा गया, तो उनके कारण भेदभाव जो किए जा रहे हैं, उनके कारण महिलाओं को आमतौर पर राष्ट्रीय आय में योगदानकर्ता बनने के लिए शिक्षा और आवश्यक कौशल से वंचित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा समाज, परिवार जो है उन्हें पहले से ही शिक्षा ही प्राप्त नहीं करने देंगे। अगर आपको जॉब करनी है तो शिक्षा और कौशल चाहिए, शिक्षा ही पूरी नहीं होगी, फिर कौशल नहीं प्रदान किया जाएगा, तो फिर किस तरीके से भागीदार बनेंगे वो। फिर नतीजन क्या होता है कि शिक्षा कम होती है उनकी और कौशल का विकास कम होता है, जिसकी वजह से उनकी आय भी कम मिलती है। दूसरा और क्या है, समाज में महिलाओं के लिए सामाजिक रुकावटें हैं, सुरक्षा की समस्याएं हैं, जिसके लिए जो है कम वेतन मिलता है, असुरक्षित कार्यों में काम करने के लिए मजबूर होती हैं फिर वो। अब उनके पास स्किल और एजुकेशन अगर कम होगी तो असुरक्षित जो काम है उनमें कार्य करना पड़ता है और कम वेतन पे कार्य करना पड़ता है उन्हें। तो ये जो है, और हमारा समाज भी इस तरीके से है जिसमें सामाजिक रुकावटें आती हैं उनके सामने, जिसकी वजह से उन्हें क्या होती है, इनकम जो है समान रूप से नहीं मिलती, कम वेतन मिलता है। अगर हम इस पे दो चीजों पे कार्य कर लें, महिलाओं के शिक्षा और कौशल पे अगर उनके अच्छे होते चले जाएंगे तो उनकी भी जो इनकम है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। इसका आंसर मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब है बेरोजगारी। बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं, कि इसकी व्याख्या करने के लिए बोल रहे हैं। बेरोजगारी क्या है? जब एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा है, स्किल भी है, परंतु उसके शिक्षा के स्तर के अनुसार और स्किल के अनुसार जब उसे कोई कार्य ना मिले, उसको जो है वहां पे रोजगार के अवसर ना मिले, उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने आंसर पे। बेरोजगारी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें वे लोग जो हैं मौजूदा वेतन पर काम करने में सक्षम और इच्छुक हैं, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो मौजूदा जो उनके जो वो सक्षम भी हैं और इच्छुक भी हैं जो मौजूदा वेतन है, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, वो बेरोजगारी है। पर किसी व्यक्ति को बेरोजगार तब कहा जाता है जब वह किसी देश के कार्यबल का हिस्सा हो और भुगतान के लिए काम करने में सक्षम और इच्छुक हो, परंतु असमर्थ है। देखिए, उसके पास सारी चीजें हैं, वो कर सकता है, वो इच्छुक भी है, वो जो जॉब करना भी चाहता है, पर उसके पास जो देश है उसमें अवेलेबल ही नहीं है जॉब्स, तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा। वो किसी नियमित जो वेतन है उस पर कार्य करने के लिए इच्छुक है, वो काम भी करना चाहता है, पर वहां पर जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या कहा जाएगा उसे? बेरोजगारी। समझ में आया होगा आपको।
बेरोजगारी जो है का अर्थ क्या हुआ, एक व्यक्ति इच्छुक है काम करने के लिए उस देश में, जितना वेतन मिल रहा है उस पर इच्छुक है, परंतु उसे क्या नहीं मिल रहा, कार्य नहीं मिल रहा, और सक्षम भी है उस पोस्ट के हिसाब से जिस पे वो काम करना चाहता है, उसके लिए सक्षम भी है, परंतु क्या हो रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो क्या कहलाएगा, बेरोजगारी। अब दो तरीके की बेरोजगारी होती है, देखिए, एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक है मौसमी बेरोजगारी। दोनों में अंतर पूछा है कि एक प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर क्या है। दोनों के शब्द से अगर समझने का प्रयास करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब एक खेत है उसमें 10 परिवार के 10 लोग लगे हुए हैं, परंतु वहां पे जरूरत से 5 की थी, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। यानी किसी एक कार्य में जो है जरूरत से ज्यादा लोगों का लगा होना, या वो जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, कि गरीब परिवारों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। कैसे देखा जाता है जी, उनके पास भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, वो उस पर खेती करते हैं, और उसी पे खेती, पूरा परिवार ही उसी पे लगा होता है, सारे कार्य वही देख रहा होता है, और वहां पे जरूरत तो पूरे परिवार की नहीं थी, वहां पे 10 लोगों की जरूरत नहीं थी, 5 लोगों से भी काम चल सकता था, परंतु जो है उनके पास कोई और कार्य नहीं है, तो इसलिए वो वही कार्य कर रहे हैं, उसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही एक अन्य नाम छिपी हुई बेरोजगारी है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। क्या है फिर? सॉरी, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी यानी मौसम से संबंधित, जब एक, जैसे आप देखते हैं कि मौसम के अनुसार जो है कार्य मिलता है, बरसात के मौसम में कोई कार्य नहीं मिलेगा, उससे आगे पीछे जो कार्य मिल रहे हैं वो जो उस एक ऐसे मौसम में जब जो है वो कोई मजदूर कार्य करना चाहता है परंतु उसे कार्य नहीं मिल रहा, किस वजह से, मौसम की वजह से, तो मौसमी बेरोजगारी कहलाई। जैसे बरसात के दिनों में कम कार्य मिल पाता है या मिल ही नहीं पाता, वो मौसमी बेरोजगारी है। अब दोनों को जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हम बात कर चुके हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, और जब किसी काम में वास्तव से आवश्यकता से अधिक लोग रहें, काम करें उसमें, तो उसे क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि गतिविधि में 8 लोग लगे हुए हैं, लेकिन वहां पे कम गतिविधि, वास्तव में सिर्फ कितने लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, तो 3 व्यक्ति क्या है, अतिरिक्त हैं, एक्स्ट्रा हैं जी, तो 8 में से 3 लोगों को निकाल भी दिया जाता तो भी उत्पादन प्रभावित रहता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होना था वो उतना ही होता। अगर वो 8 में से 3 लोग हटा दें, 5 लोग भी करें या 8 लोग भी करें, तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना है, तो यानी कि वो 3 लोग जो है एक्स्ट्रा है उसमें, वही छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या है जी? फिर जब जो है लोगों को साल के कुछ महीने जो है दौरान नौकरी नहीं मिलती, यानी कि उन्हें कार्य नहीं मिल रहा, जब साल के कुछ समय जो है लोगों को काम नहीं मिलता, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कृषि मजदूरों को केवल व्यस्त मौसमों के दौरान ही काम मिलता है, जैसे जब फसल की बुआई होगी, फसल की कटाई होगी, फसल की निराई होगी, इस समय तो जो है सिंचाई होगी, इस समय तो कार्य मिलेगा, पर इनके बीच का जो गैप होता है उस समय जो कार्य नहीं मिल रहा, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। यानी जैसे यहाँ पे भी दे रखा है, बुआई, कटाई, निराई, थ्रेसिंग, इस समय तो काम मिलता है, यानी ऐसे इसी को जो है मौसमी चरित्र के कारण होता है, क्योंकि जो मौसम के अनुसार बदलने के अनुसार जो है उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है। तो समझ रहे होंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा हुआ ना, और मौसमी बेरोजगारी महीनों के कुछ साल के कुछ महीनों में जो है, जब कृषि से संबंधित जो किसान है, जो मजदूर हैं, उनको कार्य नहीं मिल पाना, वो मौसमी बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। देखिए, भारत में जो है एक व्यक्ति है जिसके पास कौशल भी है, जिसके पास जो है अपनी शिक्षा भी है और स्वस्थ भी है वो, पर उसके पास रोजगार नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, शिक्षित बेरोजगारी। और वो जो है एक समस्या क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है हमारा संसाधन है, मानव संसाधन है, पर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिससे जो है देश का आर्थिक विकास हो सके, तो वो समस्या बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है? शिक्षित बेरोजगारी वह स्थिति है जब जिसमें जो है मैट्रिक की हुई है, उसने ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, कई युवा उपयुक्त नौकरी अपने अनुसार जो जिस लेवल तक उन्होंने पढ़ाई की उसी के हिसाब से जो है जॉब नहीं मिल रही। भारत की आबादी की बहुत बड़ी संख्या है, ये हर साल संख्या में लोग स्कूल, कॉलेज और स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। आप देखते भी होंगे कितने सारे स्कूल्स हैं, लाखों स्कूल्स हैं, उनसे बच्चे जो है पास आउट होते हैं। ऐसे ही लाखों जो है बच्चे जो है डिग्री लेके कॉलेजों से पास होते हैं। इतनी मात्रा में जो है जो सरकार है या फिर हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी मात्रा में हर साल जो है नौकरी बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित युवा जो है शिक्षित है पर उसके पास रोजगार नहीं है, उसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाएगा।
विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का सृजन शैक्षणिक संस्थाओं से निकालने वाली शिक्षित लोगों की संख्या के साथ साथ तालमेल नहीं रख पाता। ये बात मैंने की कि जितने लोग पास आउट हो रहे हैं, जितने लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें और जो डिमांड है जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी के लिए, वो कम है, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होती है, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है भारत में। और इस वजह से शिक्षित बेरोजगारी भारत में एक अनोखी समस्या बन रही है। और इसके लिए कोशिश की जा रही है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करके, सिखा के, फिर जो है लोन प्रोवाइड करके, ताकि जो युवा हैं वो अपने कार्य स्टार्ट कर सकें और उसमें जो है और लोगों को रोजगार दे सकें, ताकि ये जो समस्या है इसका कुछ जो है हल किया जा सके, सॉल्यूशन किया जा सके। इस तरीके से किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, पर ये जो है भारत में विशेष रूप से बढ़ती हुई जा रही है शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार को सर्वाधिक अवसर जो है सृजित कर सकता है? देखिए, भारत में जो है वर्तमान में जो है मोर देन 50% लोग जो है कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और मोर देन 50 जो % है लोग अभी कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पास जो एरिया भी है वो भी प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है अगर हम बात करें तीनों सेक्टर्स में से, तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है अभी भी अवसर सृजित किए जा सकते हैं। जी, कैसे किए जा सकते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम क्यों हो रहा है, इस पर रिसर्च करी जा सकती है। क्यों, उसे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसमें कुछ लोगों को कार्य करने के लिए लगाया जा सकता है। हर प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति सरकार जो है अपॉइंट कर सकती है, जो कि क्या देखेगा, वहां की जो गुणवत्ता है, वहां के अनुसार जो मिट्टी है, वहां पे जो वर्षा होती है, सिंचाई के साधन है, उनके अनुसार कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, जिससे किसानों को लाभ हो सकता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम से क्या होगा, वहां पे जो है लोगों के रोजगार सुलभ हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है वो जो है जीडीपी में भी सहयोग उसका बढ़ेगा, और जो किसानों की आय भी बढ़ेगी क्योंकि उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम रोजगार के अवसर जो है उसमें बढ़ा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है आगे जो है बात करते हैं, कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े उद्योगों में अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ट्रैक्टर, जो मशीन्स बनती हैं उसका भी तो उद्योग हो रहा है, और जो फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं उनके उद्योगों में भी जो है सरकार जो है रोजगार सुलभ करा सकती है। और क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम खपत करने वाला है। मतलब कृषि क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जनसंख्या में लोग लगे हुए हैं अभी भी, तो सबसे ज्यादा खपत करता है, श्रम वहां पे सबसे ज्यादा लोग करते हैं। और जब कृषि उत्पादों की कुशल और गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग होती है तो इससे रोजगार के बहुत सारे अवसर। और क्या किया जा सकता है, जैसे पैकेजिंग बताई, जो किसान किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं उसकी वहीं पे पैकेजिंग की जाए, गांव के स्तर पे ही या फिर जिला स्तर पे पैकेजिंग की जाए, उस जो प्रोडक्ट जो उन्होंने जो है प्रोडक्शन किया, पैकेजिंग करके आगे बढ़ाया जाए। उससे क्या होगा, उससे भी रोजगार के अवसर सुलभ हो रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में इस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। ये जो है आपके सर्वाधिक जो है अवसर किस क्षेत्र में किए जा सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, और कैसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं वो आपको बताए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको किस तरीके से जो है प्रोवाइड की जाए ताकि वो उनकी जो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सके। तो इस पे बात करें, देखिए शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम इस तरीके से कौशल सिखा दें उन्हें, जो उनकी एजुकेशन के टाइम पे यानी कि जो है डिग्री लेने के समय पे या फिर स्कूली शिक्षा में हम कुछ ऐसे कोर्सेज ऐड कर दें या ऐसे जो है कौशल ऐड कर दें, स्किल सिखा दें, जिससे जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही उन कौशलों में जो है कार्य कर सकें, उसमें जो है रोजगार के सृजन कर सकें उसी कौशल से, और उसमें जो है अन्य लोगों को भी जोड़ सकें। तो इस तरीके से हम जो शिक्षित बेरोजगारी है उसे खत्म कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी क्या लिखा है उसे भी देख सकते हैं, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक रोजगार उन्मुख बनाए, यानी कि हमें जो है रोजगार सृजन के लिए उन्हें तैयार करना है उन बच्चों को, जिससे व्यक्तियों को न केवल शिक्षा मिलेगी, वहां पर शिक्षा तो मिल रही है, साथ साथ रोजगार पाने के आवश्यक कौशल भी प्राप्त होंगे। यानी कि जो उनको जो है किस तरीके से वो आगे रोजगार ले सकते हैं वो भी उसके लिए स्किल तैयार कर रहे हैं। एक प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया होगी जिसकी प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विषय चुनेगा। हम जो है ट्राई करेंगे यहाँ पे बच्चों के सामने कुछ विषय रखे जाएं जिसमें जो है वो पारंगत होना चाहते हैं, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपना,
वो जो स्किल डेवलपमेंट होगा उससे वो आगे अपने रोजगार के अवसर जो है बना सकते हैं, या फिर जहां पर भी उस तरीके के रोजगार सुलभ होंगे वहां पर जो कार्य कर सकते हैं। तो ये विषय इस तरीके से दे दें हम, और नए विषयों के अध्ययन के लिए क्षेत्रों की शुरुआत करें, यानी कि स्कूल स्तर पर हम नए नए विषयों को लेकर आए के साथ साथ उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को रोजगार प्रदान करेंगे तो आगे जो है उन क्षेत्रों में भी रोजगार के सृजन बढ़ाएं हम, ताकि जो स्किल्स बच्चे सीख के जा रहे हैं स्कूल से, ताकि उन्हें आगे रोजगार मिल सके। समझे आप, शिक्षित बेरोजगारी को कम करने कैसे किया जा सकता है कि हम जो है उन्हें स्किल्स सिखाएं, ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड करें और आगे भी जो है इस तरीके की चीजें ऐड कर दें, ताकि जो है छात्रों को जो है अवसर मिल जाए, आगे रोजगार के अवसर भी हमें उनमें वृद्धि करनी होगी, ताकि जो स्किल सीख के जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट करें और उन्हें रोजगार मिल सके। तो इस तरीके से हम कम कर सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्या आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो पहले रोजगार के कोई अवसर नहीं था और बाद में बहुत आयात में हुआ? देखिए, गांव में किस तरीके से रोजगार बढ़ेगा, गांव में जो है सरकार किस तरीके से जो है कार्य कर सकती है, सरकार जो है वहाँ पे स्किल सिखा दे, और वहां पर जो कच्चा माल उपलब्ध है, जैसे कि सूत काटने से रिलेटेड अगर वहां पे जो है ऊन है, या फिर ऊन से रिलेटेड सिखा सकती है। अगर वहां पर जो है जूट का जो है, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या होता है, जूट से संबंधित कार्य हो, जूट उगाया जाता है, जूट के कार्य किए जा रहे हैं, तो वहां पे जूट से संबंधित स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। कहीं पे पशु ज्यादा है तो पशुपालन से संबंधित जो है हम सिखा सकते हैं कि उनका जो है क्या क्या प्रोडक्ट्स आ गए, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या बना सकते हैं, वहां पे फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे स्मॉल जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप कराई जा सकती है, जिससे जो है वो जो गांव में जो रोजगार है उपलब्ध हो सके। तो पहले और अब में ये अंतर धीरे धीरे आते हैं। आपके गांव में भी पहले जो है किस तरीके की आर्थिक क्रियाएं होती थी और अब किस तरीके की आप अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया, जैसे ये जो है महिलाएं जो है लकड़ी से जो है कुछ कुछ नई वस्तुएं बना रही हैं जो कि बाजार में वो बेच सकती हैं। इसी तरीके से ये जो है मिट्टी से कुछ कुछ नए नए बर्तन बनाएंगे। अब जो है इसमें क्या होता है, मिट्टी के अलग अलग नए नए तरीके के डिजाइन बनाए, ताकि लोग जो है उनमें घर में सजाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें बनाए स्किल्स में। पहले सिर्फ घड़ा और दिए को छोड़ के अन्य वस्तुएं बनाए, जिससे जो है उनको जो है बाजार में जब बेचेंगे, उन्हें बेचेंगे कलरफुल जो है, तो वो अच्छी उनकी जो आमदनी होगी वो अच्छी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है महिलाओं को जिस तरीके से चीजें सिखाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज में महिलाएं जो है, जैसे तिरंगा, यहाँ पे तिरंगा बनाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। यहाँ पे जो है ये आपके तांबे के बर्तन बना रहे हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे कार्य हैं इनमें जो है संकलित किया जाए। इस तरीके की आर्थिक क्रियाएं जो है बढ़ रही हैं हमारे भारत के गाँव में, और इससे जो है उनको कृषि से अलग भी एक रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़त होगी और वो जो है हमारे जो देश की जो आर्थिक जो है वृद्धि है उसमें भी सहयोग करेगी। तो आप जो है अपने अनुसार इस तरीके के जहां जहां अपने अपने गांव से संबंधित, अपने आस पड़ोस के गांव से संबंधित देखें कि वहां पे क्या हुआ है ऐसा, और अपने आप पिताजी या दादाजी से पूछ सकते हैं कि ऐसा जो है क्या परिवर्तन हुआ है कुछ सालों में, तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का 15 क्वेश्चन। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि को, श्रम को, भौतिक पूंजी को, या मानव पूंजी को? देखिए, हम सबसे पहले स्टार्टिंग में भी बात की थी कि इन सभी पूंजी, यानी कि भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे जो है भौतिक पूंजी हो, इन तीनों का ही उपयोग कौन करेगा, मानव करेगा। तो मानव पूंजी तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव पूंजी ही आगे जो चीजों का निर्माण करेगी इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, तो मानव पूंजी इसमें सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हमने पहले ही बात की थी, देखिए ये सभी जो है इनका उपयोग, जब ये कार जो है कार फैक्ट्री, कौन जिस व्यक्ति के पास स्किल होगी, मानव संसाधन के रूप में तो प्रयोग होगा। अगर मानव इनके बारे में नहीं जानता, इनसे जो है इस स्किल को नहीं डेवलप कर पाता, गाड़ी नहीं बना पाता, तो इसका जो है ये हमारे पास जो मेटल से थे इनका यूज ही नहीं होता। इसी तरीके से भूमि, इसी तरीके से जंगल पड़े रहते। अब मानव ने क्या किया, अलग अलग कृषि के संसाधन बनाए, साधन बनाए, और उनसे जो है फिर हमने जो है आधुनिक कृषि की विधियां अपनाई, तो अच्छा जो है हमने जो है इसमें प्रोडक्शन कर पाए। तो इसमें मानव पूंजी जो है श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी जान देते हैं जो आपका आंसर लिखा है कि मानव पूंजी उत्पादन के लिए जो है भूमि, श्रम क्या क्या प्रोवाइड करती है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और अन्य साधनों का उपयोग करती है। बिल्कुल सही। अन्य साधनों को अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। जो अन्य साधन है क्या वो अपने आप उपयोगी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते जब तक उसमें मानव का रोल ना हो।
तो इसलिए मानव जो है पूंजी को सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपके आज के जो सारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के वो आपके क्लियर हो चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।